वेलकम टू सिटी टॉक्स। मैं नौशाद आलम। तो एक बार फिर से हमारे चैनल में हम लोगों के साथ बैठे हैं सिकंदर भाई। और सिकंदर भाई को आप लोग इससे पहले हमारे पहले पॉडकास्ट में इंटरव्यू में देख चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की ज़रूरत है कि कितनी बेबाकी से वो अपनी बातों को रखते हैं और ना उनको डर है ना भय। तो एक बार मैं फिर से सिकंदर भाई का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद भाई, आपको मुबारकबाद। आपका व्यू बढ़ा और लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ा है कि नहीं, एक फिर स्वतंत्र पत्रकार आया है मार्केट में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सच का साथ देंगे और सच के साथ रहेंगे। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और मैं नोटिस कर रहा हूँ लोग मुझे कॉल करके बधाई दे रहे हैं, मुझे वीडियो में कमेंट्स करके बधाई दे रहे हैं और मेरी बेबाकी और मेरे क्वेश्चंस और मेरे काम के लिए बहुत सराहना किया जा रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों को मैं शुक्रिया भी कहना चाहता हूँ। जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। बहरहाल आज हम फिर बैठे हैं। जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं कि पहले से ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रचार किया जा रहा है और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया जा रहा है कि 3 मई 2025 को सुबह 8 बजे से एक मौन रैली निकाली जाएगी मेहसौल चौक से लेकर के हवाई अड्डा डुमरा फील्ड तक के। वक्फ बिल अमेंडमेंट 2025 जिसमें संशोधन किया गया, जिसमें कुछ हेरफेर किया गया है, जिसके कारण पूरा मुस्लिम समुदाय नाराज है। इस बिल के पारित होने के बाद लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसी के खिलाफ जुलूस निकलने वाला है। तो सबसे पहली बात, जुलूस तो निकलेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जानना ये जरूरी है, हम सिकंदर भाई से समझना चाहेंगे कि वक्फ आखिर है क्या। ये जो वक्फ नाम सुनते हैं बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि वक्फ है क्या। ये देखिए, वक्फ इस्लामिक कल्चर का एक पार्ट है और ये आज से नहीं 1400 साल पुरानी बात है। ये हुजूर पाक के ज़माने से होता आ रहा है और हुजूर पाक के ज़माने में किसी सहाबा ने ये कहा कि हुजूर पाक कुछ ज़मीन है जो हम गिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो हुजूर पाक ने उसका सही तरीका बताया कि इसको, और वक्फ वो अरबिक वर्ड से लिया गया, वकाफ। वकाफ से वक्फ बना। और वकाफ का मतलब है कि टू टाई, नॉट टाई, मतलब बांध दो। बांधना मतलब कि वो एकदम अस्थिर कर देना, सो रोक देना वहीं पे, वो फिक्स हो गया। हाँ, जिस चीज के लिए मुहैया करा अब वो ना तो वहां से बिक सकता है ना खरीद सकता है, उसमें कुछ हो नहीं सकता है। वो वही होगा जिस मकसद से आपने वक्फ किया है। आपने अगर वक्फ स्कूल के नाम से कर दिया है तो आप वहाँ पे सिनेमा हॉल नहीं बना सकते हैं, बात को समझिए। अब वहाँ पे आप मस्जिद नहीं बना सकते हैं, वो स्कूल ही बनेगा और ता क़यामत तक स्कूल ही बनेगा। अगर इस्लामिक कल्चर के हिसाब से देखा जाए और इस्लामिक रूल एंड रेगुलेशन को देखा जाए तो वक्फ इसी को कहते हैं। तो ये 1400 साल पुरानी बात है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर वक्फ का मामला 1923 से स्टार्ट हुआ कि कोई वक्फ कानून, कोई वक्फ एक्ट बने 1923। ये अंग्रेज के ज़माने का मामला है, ये आज का मामला नहीं है। फिर उसके बाद देश आज़ाद हुआ, उसका 1954 में आया, ये कुछ उसमें सुधार आया, कुछ चेंजेस आए। फिर 1995 में आया। अब आपके सामने है एक तानाशाह सरकार है जिसके सामने 2025 का कानून बन गया है, तो एक्ट बन गया है। तो ये मतलब पिछले 100 साल से हिंदुस्तान के अंदर एक मामला चलता आ रहा है जिससे सरकार को कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम एक्ट में, मुस्लिम के कल्चर में इंटरफेरेंस का। और आप एक समझ लीजिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक पहला पायदान है। लोग माने ना माने, लेकिन पिछले दरवाजे से यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये पहला दरवाजा है। इसके बाद बहुत सारी बातें आएंगी। इसके बाद आप देखिएगा, आप नोट कर लिएगा, ऑन रिकॉर्ड अगर आपका ये रिकॉर्ड पे रहेगा तो आप देखिएगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो हिंदुस्तान के अंदर है, जिसके आह्वान पे आने वाले 3 मई को जो आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, वो भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल पे आप निकल रहे हैं। जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो हमारा शरिया कानून है, जो हमारी जिंदगी में शरीयत पे कैसे चलना है और शरीयत के कानून को कैसे पालन करना, उसका एक बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। दूसरा हमला उसी पे होना है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला पायदान है। इनको कोई मतलब नहीं है कि वक्फ में मुसलमानों को क्या फायदा होना है, और ये बार बार बोलते हैं कि मुसलमानों को फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा। वक्फ मस्जिद है,
मुसलमानों के फायदे की ही चीज है, इबादतगाह है। वक्फ कब्रिस्तान है, मुसलमानों के कब्र और अंतिम जिंदगी में जब जाना है इंसान को, जब अपनी पूरी जिंदगी को छोड़कर और हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी के रास्ते पे जाना है तो कब्रिस्तान होकर ही जाएगा, वो भी वक्फ है। वहां से हमारा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मदरसा है जहां से आप तालीम याफ्ता हो रहे हैं, मदरसा से कई लोगों ने साइंटिस्ट तक का सफर तय किया है, फायदा हुआ कि नहीं हुआ। रहा सवाल कि वक्फ की बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसपे बिल्डिंग्स बने हैं, तो बिल्डिंग बनाने वाला कौन है? सरकार के ही कोई नुमाइंदे हैं, सरकार के ही लोग हैं, चाहे वो बिहार सरकार हो, यूपी सरकार हो या देश के अंदर जो भी राज्य सरकार हो, उनके ही लोग बैठे हैं। कानून व्यवस्था आपके पास है, आप हटा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को दबाने का, मुसलमानों की निजी जिंदगी में इंटरफेरेंस का, और ये संविधान विरोधी कानून है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह वक्फ की ज़मीनें होती हैं उसी तरह मंदिर और मठ की भी जगह हैं। तो वक्फ की जो जगह है सो, और ये मठ और मंदिर की जो जगह है, तो इसमें कोई सिमिलरिटी है या फिर क्या मतलब एक जैसा ही है? ये उनका अलग कानून है, ये देखिए उनके धर्म में वक्फ जैसा कोई चीज है नहीं। सबसे पहले इस बात को समझिए, उनके धर्म में वक्फ जैसी कोई चीज है नहीं, लेकिन डोनेट तो है, डोनेट तो कर ही रहे हैं। उनके यहाँ वो डोनेट वाली चीज बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा मामला है नहीं। ये हमारे धर्म का एक रिचुअल है जो हम लोग करते हैं। अगर हमको अपने धर्म के अकॉर्डिंग हमको वो प्रैक्टिस करना है तो हम तो डोनेट करेंगे ही ना, हम तो वक्फ करेंगे। तो उसमें सिमिलरिटी तो कुछ नहीं है, लेकिन डोनेशन वाली सिमिलरिटी तो है ही है। मंदिर में अब जो लोगों ने जमीन दान दिया है, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों की जमीन है दान में है, जिसपे नाजायज कब्जा है लोगों का, बड़ा आबादी उस पर बसा हुआ है, नाजायज कब्जा है। इसी आप जानकी स्थान के इर्द गिर्द आप चले जाइए, जिसपे कब्जा है लोगों का, वो मंदिर मठ की जमीन है। कई मर्डर हुए हैं, कई पत्रकार का इसी शहर में मर्डर हुआ है, मठ के बरियारपुर में, मठ के नाम पे, मठ की जमीन के नाम पे। सरकार को उसका दर्द तो है नहीं, दर्द इसलिए कि इसमें मुसलमान का एंगल है। तो जैसे कि सरकार ने जब अमेंडमेंट किया, इसमें संशोधन करने के साथ उन्होंने फ़ायदे गिनवाए कि मुस्लिमों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, और उस फ़ायदे को लेकर के वो मुस्लिम को, अब मुस्लिम कह रहे हैं कि वो हम पे थोप रहे हैं। तो जो फ़ायदा होने वाली बात जो सरकार कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुसलमानों का फ़ायदा नहीं है? जब सरकार अगर कुछ करके संशोधन कर रही है उसमें, तो क्या दिक्कत है जो एक्सेप्ट करने में इतना मुश्किल हो रहा है? सरकार फायदे वाली कौन सी चीज़ की है? उसमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा यही है उसमें कि उसने उसमें क्लॉज जोड़ दिया है कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, अब वो जो ज़मीन को डोनेट करेगा, कोई वक्फ करेगा, तो ही विल बी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करिएगा कि एक मुसलमान प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? हमारे यहां शर्त क्या है मुसलमान होने का? हुजूर पाक पे ईमान रखना और अल्लाह पे यकीन रखना, यही है ना शर्त जी, वन एंड ओनली गॉड। शर्त तो यही है मुसलमान होने का। बाद बाकी उसमें वो नमाज, रोजा, जकात, ये सब बाद में है, लेकिन प्रायोरिटी में तो यही है। तो प्रैक्टिसिंग तो हम यही मानेंगे, लेकिन उनके यहाँ नहीं, और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? और वो भी 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। इनके पास वो मतलब वीडियो कैमरा हम लोग लगा के और इनको दिखाएंगे कि देखिए 5 साल तक हम प्रैक्टिस किए हैं एज ए मुस्लिम, अब हम डोनेट करने की स्थिति में है। ऐसा संभव है? इट इज इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ और सिर्फ साजिश है। अब सरकार ने वक्फ बाय यूजर जो क्लॉज था कानून में, पिछले जो भी कानून था, वक्फ बाय यूजर को ही निकाल दिया। अब वक्फ बाय यूजर कितना खतरनाक है आप समझ जाइए कि देश के अंदर 200 साल पुरानी मस्जिदें हैं, 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, 200 साल पुराना इमामबाड़ा है, 200 साल पुराना खानका है और मज़ारे हैं। अब बताइए उन खानका, उन मज़ार, उन मस्जिद, उन मदरसों का, उन कब्रिस्तानों का पेपर किसके पास होगा? अब वो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटा देने से वो तो नाजायज हो गया, वो तो सरकार के कब्जे में चला जाएगा। कितना खतरनाक हो गया ये! डायरेक्ट वे में आपके मस्जिद में, मदरसे में, कब्रिस्तान में घुसने का ये इनडायरेक्ट रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता इन्होंने बनाया कब्जा करने का। तो सबसे बड़ा कब्जा करने वाला कौन है?
जो अभी ये बार बार बोल रहे हैं कि वक्फ की जमीन पे नाजायज कब्जा है, आप नाजायज कब्जा करने जा रहे हैं 2025 में। अब तक तो नहीं था, लेकिन अब आप करने जा रहे हैं इन सब क्लॉज को हटाने के बाद। तो इसमें एक चीज़ और देख रहे हैं, जैसे कि मुस्लिम कहते रहते हैं कि वक्फ के ज़रिए या फिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उनका, सो जिनको सरिया कहते हैं, तो कई बार आरोप लगता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है ना संविधान नहीं मानते हैं, वो अपना पर्सनल लॉ सरिया खाली मतलब उसको मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फिर वो हम फिर बोलेंगे, लास्ट टाइम भी एक मीडिया को मैंने बाइट दिया था, तो फिर मैंने बताया था कि ये वो लोग हैं जिनको अधजल गगड़ी छलकत जाए वाला ज्ञान है, जिनको ना तो इस्लाम का ज्ञान है और ना संविधान का ज्ञान है। इस्लाम हमें ये बताता है कि अगर इस्लाम में ईमान का एक पार्ट है कि आप जिस भी देश में हैं, जिस भी मुल्क में हैं, उसकी आईन को, उसके संविधान को, उसके सोशल स्ट्रक्चर को आपको एक्सेप्ट करना होगा, तभी आप मुकम्मल ईमान वाले हैं। ये तो इस्लाम का एक पार्ट है यार, ये इस्लाम में ईमान वालों का एक पार्ट है। हम इसको छोड़ ही नहीं सकते संविधान को, ना इस देश के कानून को छोड़ सकते हैं। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम, हम जब ईमान में पैदा हुए हैं और मुसलमान हैं, तो सरिया तो छोड़ नहीं सकते। मरना पसंद करेंगे, सरिया नहीं छोड़ेंगे। ये वही हाल है, मतलब जिस्म का दो आंख है, दायां आंख अगर सरिया है तो बायां आंख हमारा संविधान है। एक हाथ में सरिया कानून होगा, दूसरे हाथ में संविधान होगा। मरना पसंद करेंगे, न सरिया छोड़ेंगे और न संविधान छोड़ेंगे। इस देश में भगवा चोला ओढ़ के जो राजनीति में लोग हैं और जो भगवाधारी लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान न सरिया को माने न संविधान को माने। ये इनकी भूल है। मुसलमान मर जाएगा, मर मिटेगा, न संविधान छोड़ेगा हिंदुस्तान का और न सरिया कानून छोड़ेगा। बहुत से मुस्लिम ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ मैं, बहुत से मुस्लिम को ये पता नहीं होता है कि हमारा सरिया क्या है, हमारा देश का संविधान क्या है, किसको मानना चाहिए, किसको नहीं मानना चाहिए। और देश में जो आजकल ये सिनेरियो बना हुआ है, जिस तरह की राजनीति चल रही है, उसमें क्या है कि छोटे तबके के या फिर लोग जो कम एजुकेटेड हैं, उनको पता नहीं चल पाता है कि ये क्या सही क्या गलत है। ऐसे लोगों के लिए कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? कुछ नहीं, आप सरिया कानून, अगर आप मुसलमान हैं तो और शरीयत के बारे में नहीं पता है तो अपने अगल बगल के मदरसों में जाइए, मस्जिदों को आबाद करिए। हम लोगों ने मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया है, और मस्जिदें अगर आबाद होंगी तो आपको शरीयत भी पता होगा और संविधान भी पता होगा। आप जुमे की नमाज में जाइए तो मुख्तसर सी मस्जिद में नहीं, हजारों मस्जिदों में इमाम साहब शरीयत भी बताते हैं और संविधान भी बताते हैं। आपको सीखने का मौका है मदरसों में और मस्जिद में, आप सीखिए, जानकारी हासिल करिए। ये अफसोसनाक बात है कि हमारे कौम में आज भी लोग न शरीयत को समझ पा रहे हैं। और संविधान एक ब्रॉड चैप्टर है, एक बड़ा चैप्टर है। संविधान तो हर किसी के बस की बात नहीं कि पूरे की संविधान पढ़ ले, लेकिन जो मूल भावना है संविधान का, उसको हर हिंदुस्तानी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि एक तो हमारी आसमानी किताब है कुरान, जिसपे हमारा ईमान है, पूरी ज़िंदगी उसी पे है हमारा, और ये वे ऑफ द लाइफ है कुरान, तो वो आसमानी किताब है। अगर हिंदुस्तान के अंदर का अगर कोई दूसरी बहुत खूबसूरत किताब है तो वो भारतीय संविधान है। इतना खूबसूरत है, पूरी दुनिया की खूबसूरती, पूरी दुनिया की अच्छी चीज़ों को उस संविधान में लिखा गया है। अगर उसका सही इस्तेमाल होता है तो मेरा मानना है कि इस देश के अंदर एक भी जो गरीब है, दबा कुचला है, ऊंच नीच की जो खाई है, ये सब खत्म हो जाएगी। अगर संविधान पे अमल करना शुरू कर दे हर आदमी, तो ये सारी आज अगर हम लोग संविधान विरोधी इस कानून को बोल रहे हैं तो आर्टिकल 25, 24, 26 इन सब का वायलेशन है इसमें, तभी हम बोल रहे हैं कि संविधान विरोधी है। अगर संविधान विरोधी नहीं होता तो ये कानून नहीं आता, ये कानून काला नहीं होता। काला तो हम इसीलिए बोल रहे हैं संविधान विरोधी कानून है। तो संविधान को भी पढ़ना चाहिए और शरीयत को भी पढ़ना चाहिए, बीइंग ए मुस्लिम। अच्छा, अमेंडमेंट के थ्रू कहा गया है कि उसमें औरतों को भी जॉब मिलेगा और उसमें कुछ नॉन मुस्लिम भी अगर जॉब करना चाहे तो उसमें जॉब कर सकते हैं। जॉब की बात नहीं है, इसमें मेंबर्स जो बनाए हैं नॉन मुस्लिम को, औरतों पे तो एतराज ही नहीं है किसी का। आप बनाइए ना, औरतों को बनाइए ना, औरत पे तो एतराज ही नहीं है। तो नॉन मुस्लिम वही चीज़ है कि आदमी जो सबसे बड़ा लॉ
संशोधन हो गया है, तो उसमें अगर नॉन मुस्लिम अगर आके कोर कमेटी के टीम मेंबर होंगे तो इससे क्या नुकसान होगा, क्या परेशानी है? क्यों नहीं नुकसान होगा? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आंगन मेरा है, हम डिसाइड करेंगे ना कि इसको मिट्टी से लीपे, कि पेंट लगावे, कि टाइल्स लगावे, कि मार्बल लगावे। ये तो वही बात होगी, मेरे अंगने में तोड़ा क्या काम। कमाल की बात है। आपको इतना ही है, मेरे इस्लाम में आपको आना घुसना है तो आइए, आपका मोस्ट वेलकम है, आइए, फिर कन्वर्ट करके आइए, घर वापसी कर लीजिए। आप इतना ही शौक है आपको तो। ये सब बकवास है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह करने का मामला है। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये जो गुमराहियत चल रही है, इस बीच में आप हिंदू मुस्लिम के लिए कुछ एकता का संदेश देना चाहेंगे? कुछ नहीं, ये वो एक शायर ने बहुत अच्छा लिखा है, लगेंगी आग तो घर आएंगे कई जद में, राहत इंदौरी साहब। यहाँ मेरा ही मकान सिर्फ थोड़े ही है। बिल्कुल। तो आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी है। यहाँ और भी लोग हैं, यहाँ सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सबकी बारी आनी है। और बहुसंख्य लोग भी जो शांत बैठे हैं ना, उनकी भी बारी आनी है। जब सत्ता के नशा में लोग पागल होते हैं, जिनको सत्ता का नशा चढ़ जाता है और कुर्सी का नशा चढ़ता है, तो वो अपनों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो बारी तो आपकी भी आएगी। इसलिए मैं इस देश के सेकुलर स्ट्रक्चर से, सेकुलर सोच से और सेकुलर जनता से मैं अपील करता हूं कि आप तमाम लोग ये इसको हिंदू और मुसलमान का ही कानून समझ के नहीं, इसको संविधान विरोधी कानून मानिए और संविधान के पक्ष में आप खड़े हुए। आप हमारे पक्ष में मत खड़े होइए, संविधान के पक्ष में खड़े होकर इस काले कानून का विरोध करिए, ताकि इस तानाशाह सरकार को पता चले कि देश की 99% आबादी इस काले कानून के खिलाफ है। आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और उसमें उन लोगों ने सर्वसम्मति से अपने तमाम कार्यकर्ताओं को आह्वान किया है कि आप 3 मई को सीतामढ़ी में जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है काला कानून के खिलाफ, वक्फ एक्ट के खिलाफ 2025, इसमें सब लोग सम्मिलित हों। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम आप देखिएगा कि मतलब नॉन मुस्लिम्स, हमारे हिंदू भाई का एक समुद्र जैसा नजारा होगा यहाँ। हमको तो लगता है कि मुसलमानों से ज्यादा हिंदू समाज के लोग होंगे अगर ये इंडिया गठबंधन। और आपको ये बताएं कि दबे जुबान में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि ये सरकार अब क्या करिएगा, हम तो पार्टी में है लेकिन कर ठीक नहीं रहा, ये खाली हिंदू बनाम मुसलमान। ये बीजेपी के मतलब हार्डकोर मेंबर्स का ये सोच है, उनकी मजबूरी है। कुछ लोगों को चुनाव लड़ना है, कुछ लोगों को टिकट लेना, इसलिए वो विरोध और समर्थन का मामला करते हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर भी विरोध है। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। आप अगर ऑफ कैमरा बीजेपी के कई लीडर से बात करिए तो आपको वो बताएंगे, जिनको चुनाव कभी नहीं लड़ना है लेकिन बीजेपी के काम करते हैं, वो आपको बताएंगे हकीकत क्या है। ये तो हाल है इस सरकार का। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि जब आप रूट लेवल पे आएंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा। और सत्ता का नशा जब चढ़ता है तो सच में एक कोट्स है कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, कि राजतंत्र जो है ना किसी भाईचारे को नहीं समझता है। तो आप देख रहे थे सिटी टॉक्स, कैमरामैन शाहिद अली खान के साथ। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।